जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, हम राजस्थान जीके में और पढ़ रहे थे और उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। यानी कि साथियों, जिसमें हम ये देख रहे थे कि हमारा जो बात करें अलग अलग, जैसे राज्य वृक्ष कौन सा है ना, राज्य पुष्प कौन सा है, और उनके बारे में जो लिटरेचर है उसके बारे में पढ़ रहे थे। एक सेशन अपनों ने कर लिया था जिसमें अपनों ने खेजड़ी है ना, रोहिड़ा है, गोडावन है, चिंकारा है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज अपने जो प्रतीक चिन्ह टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे और उसके आगे का जो लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं। तो अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़िएगा, कंसल्ट कीजिएगा, एक एक बात को अपने मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश कीजिएगा साथियों। चलो पढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान के प्रतीक आज का जो टॉपिक है, और अपने इसमें आज की क्लास का जो हीरो है ना, उसका जिक्र करते हैं। और हम बात करेंगे राज्य पशु, वो कौन सा है? ऊंट है। देखिएगा, पहली बात ही आप ये कहेंगे कि सर अपने कल जो सेशन लिया उसमें आपने कहा कि राज्य पशु जो है वो तो चिंकारा है, और अब यहां आप कह रहे हो कि राज्य पशु ऊंट है। तो साथियों, दोनों ही है, ध्यान रखिएगा। और जो बात करें ऊंट के बारे में, यह राज्य पशु किस श्रेणी में है? तो ध्यान रखना, पालतू पशु की श्रेणी में है। कौन सी में है? पालतू पशु की जो श्रेणी है उसमें राज्य पशु कौन सा है? वो ऊंट है ना। और अब आप ये कहेंगे कि सर यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का राज्य पशु है और उसमें चिंकारा और ऊंट दोनों ऑप्शन में हो, चिंकारा और ऊंट दोनों ऑप्शन में हो, तब तो ध्यान रखिएगा, तब जो आंसर होगा तब चिंकारा आंसर होगा। क्या होगा साथियों? चिंकारा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यदि पालतू श्रेणी स्पेशल पूछ ले तब आपका आंसर क्या होता है? ऊंट होता है। ठीक है, चलो अपने स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या, राज्य पशु है ऊंट, पालतू श्रेणी में, और इसे राज्य पशु का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा साथियों, कब दर्जा दिया गया? तो 19 सितंबर 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को क्या किया गया? इसे राज्य पशु का दर्जा मिला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अधिनियम, जैसे ही देखिएगा इसे राज्य पशु का दर्जा मिला, एक अधिनियम और पारित किया गया। देखो क्यों इसे राज्य पशु का दर्जा मिला, क्या चीज थी भी। देखिएगा, राजस्थान मतलब, देखो अपने दिमाग में लाते हैं राजस्थान और एक पिक्चर क्रिएट होती है कि एक ऐसा स्टेट जहां पे मरुस्थल है ना। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। क्लियर? यानी कि ऊंट क्या हुआ? राजस्थान की पहचान हुआ। लेकिन लास्ट जैसे हम देख रहे थे तो ऊंट की संख्या में क्या आ रही थी? भारी कमी आ रही थी, है ना। तो राजस्थान को यह लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अपनी पहचान खो दे, है ना। तो क्या किया जाए कि जो ऊंट है इसकी संख्या की कमी को रोका जा सके, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया? इसे राज्य पशु घोषित किया गया। दर्जा कब मिला? हमने देख लिया कि 19 सितंबर 2014 को मिला। ठीक है, जब इसे दर्जा दिया गया उसके बाद में तब एक अधिनियम भी पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? तो याद रखिएगा, एक अधिनियम पारित किया गया, ऊंट ऊंट वध रोक अधिनियम। ऊंट वध रोक अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, कब यह पारित किया गया? ध्यान रखिएगा, यह पारित किया गया साथियों दिसंबर 2014 में। ठीक है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2014 में। क्लियर? ऊंट वध रोक अधिनियम पारित किया गया जिसमें ऊंट के वध पर रोक या पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, अब यह बात आती है कि ऊंट का जो वध है या रोक है, जो वध है वो कहां किया जाता था? तो आपने एक नाम सुना होगा साथियों, मुबारक महल। ठीक है, मुबारक महल। मुबारक महल कहां पे है? टोंक में है। और मुबारक महल टोंक में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी।
इस अधिनियम के तहत मुबारक महल में ऊंट की कुर्बानी पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई या पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। यहां दो ही बातें हमने अच्छे से याद की है कि 14 में ही इसे राज्य पशु का जो है दर्जा मिला और 14 में ही ऊंट वध रोक अधिनियम पारित हुआ है साथियों। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बोटनिकल नेम की, है ना। मैं ये कहूं कि बोटनिकल नेम नहीं, वैज्ञानिक नाम, है ना। यदि अपने इसको बात करें, जूलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम जूलॉजिकल नेम तो क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका जूलॉजिकल नेम रहता है ड्रोमेडेरियस। ड्रोमेडेरियस ड्रोमेडेरियस कैमेलस रहता है, कैमेलस रहता है, ड्रोमेडेरियस कैमेलस रहता है। ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है, ड्रोमेडेरियस कैमेलस है। ठीक है, और हमें ये पता है कि इसे इंग्लिश में, ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कैमल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैमल कहते हैं, और कैमेलस इसीलिए आ गया ड्रोमेडेरियस कैमेलस, ये बात ध्यान रखना। ओके, उसके बाद में ध्यान रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को क्या नाम दिया, क्या संज्ञा दी, तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड ने इसे रेगिस्तान का जहाज कहा, रेगिस्तान का या मरुस्थल का जहाज। ठीक है, ऊंट को कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ऊंटों की संख्या के बारे में हम बात करें तो सर्वाधिक जो ऊंट है, सर्वाधिक जो ऊंट है वो कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इंडिया में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना यदि हमसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे है और राजस्थान में न्यूनतम कहां पे है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊंट हैं वो जैसलमेर जिले में है। कहां पे है, जैसलमेर में। और न्यूनतम जो है वो कहां पे है, प्रतापगढ़ में है। कहां पे है, प्रतापगढ़ में। देखो कैसे याद होता है, मैं जब भी पशु गणना करवाता हूं तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि याद रखिएगा ऊंट किसके पास है, ऊंट जेपी दादा के पास है। किसके पास है, जेपी दादा के पास। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, यानी कि ऊंट में आपको ध्यान रखना है जे और पी, जे और पी। सर्वाधिक जे से कहां पे है, सर्वाधिक जे से जैसलमेर में है। ठीक है, और न्यूनतम पी से याद रखिएगा कहां पे है, प्रतापगढ़ में। भी ऊंट का जिक्र आए तब जेपी दादा का जिक्र करना है। ऊंट तो जेपी दादा के पास है, जैसलमेर में सर्वाधिक, प्रतापगढ़ में न्यूनतम। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि हम बात करें ऊंट अनुसंधान केंद्र की, ऊंट अनुसंधान केंद्र एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कहां पे है, तो ये रहता है साथियों जोहड़बीड़ में। कहां रहता है, जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पे है, ये है बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और इसकी यदि हम स्थापना का जिक्र करें तो कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी। ये बात ध्यान रखना। और इसके साथ साथ ये बात भी हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या चीज, हमसे पूछा जाता है कि कैमल मिल्क डेयरी कहां पे है, कैमल मिल्क डेयरी कहां पे है, तो कैमल मिल्क ऊंट के दूध की जो डेयरी है ये भी बीकानेर में है। कहां पे है, बीकानेर में है। याद रखिएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, उनको ऊंट के दूध पीने की सलाह दी जाती है। तो ये चीज शुगर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो कैमल मिल्क डेयरी कहां पे है, बीकानेर में। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसकी ब्रीड्स है, नस्लें हैं, है ना। तो हमसे पूछा जाता है कि ऊंट की सुंदर नस्ल कौन सी है। ठीक है, ऊंट की सुंदर नस्ल कौन सी है, तो याद रखिएगा एक नस्ल है, नाम है नाचना। क्या नाम है, नाचना।
ठीक है। नाचना जो नस्ल है ये इसकी सुंदर नस्ल है, नाचना जैसलमेर, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए कि कौन सी नस्ल का ऊंट है वो सुंदर होता है तो नाचना। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, हमसे पूछा जाए कि बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए कौन सी नस्ल अच्छी है ना, तो याद रखिएगा बीकानेरी जो नस्ल है, कौन सी नस्ल है, बीकानेरी, ये बोझा ढोने के लिए अच्छी है ना, भारवाहक अच्छी है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यदि पूछा जाए सवारी की दृष्टि से, है ना, सवारी वाली कौन सी अच्छी नस्ल है, तो सवारी के लिए ध्यान रखिएगा नस्ल है गोमठ, कौन सी है, गोमठ, फलोदी वाली। तो ध्यान रखना ये क्या है, अच्छी मानी जाती है सवारी की दृष्टि से। तो ये बातें हमें अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऊंटों के देवता, है ना, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता की जो संज्ञा है वो दी जाती है। तो याद रखिएगा जो पाबू जी है, कौन है, पाबू जी, पाबू जी को ऊंटों के देवता की संज्ञा दी जाती है। क्लियर, याद रखिएगा कि पाबू जी को ही मारवाड़ या राजस्थान में, मारवाड़ या राजस्थान में, ठीक है, मारवाड़ या राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है, ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर, होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और राइका या रेबारी जाति के जो भोपे हैं वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं। यानी कि इसके साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ऊंट पालक यदि जाति पूछ ली जाती है ना, ऊंट पालक जाति पूछ ली जाती है तो ध्यान रखिएगा राइका या रेबारी है, राइका या रेबारी जो है ये ऊंट पालक जाति है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं जाति के बोपों के द्वारा पाबू जी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। चलिए, यदि ऊंटों के देवता पाबू जी हैं तो ध्यान रखिएगा ऊंटों की देवी कौन है, तो याद रखिएगा ऊंटों की देवी है अंता देवी, है ना, कौन है, अंता देवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता पाबू जी तो देवी कौन है, अंता देवी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ऊंट के आभूषणों से क्वेश्चन आते होते हैं, ऊंट के आभूषणों से क्वेश्चन आते हैं, काफी बार आते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ऊंट के गले का जो आभूषण होता है ना साथियों, उसे गोरबंद कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोरबंद कहते हैं। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद है, याद रखिएगा। उसके बाद में ऊंट के मुंह का आभूषण याद रखना क्या कहलाता है, मोरखा कहलाता है। क्या कहलाता है, मोरखा कहलाता है, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि ऊंट की पूंछ का आभूषण कौन सा है, तो याद रखिएगा वो परचनी है। क्या है, परचनी है। और नाक का आभूषण क्या है, गिरबान है। क्या है, गिरबान है। देखो गोरबंद से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो अपने को और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ऊंट के जो पैरों का आभूषण है ये गोडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, गोडिया कहलाता है, ठीक है, ये क्लियर करना। और ऊंट पर रखी जाने वाली जो काठी है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना काठी को कुंची या पलान बोलते हैं ना, पिलान या पलान बोलते हैं। ध्यान रखना काठी को क्या बोलते हैं, कुंची या पलान बोलते हैं। ध्यान रखना बहुत से एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, है ना। और यदि अपनों ने ये पढ़ लिया तो मैं हमेशा अपने थंबनेल में भी लिखा हुआ आता है इससे बाहर कुछ नहीं, यानी कि सब कुछ एक जगह समेटा हुआ है, आपको और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें गद्दी, है ना, भी गद्दी कौन सी है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना मेलखुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो गद्दी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, मेल खुरी के नाम से जाना जाता है। चलिए ये बातें इसके आभूषण
के बारे में होगी अलग अलग, है ना। नेक्स्ट कुछ उपनाम, जैसे देखो बूढ़ा ऊंट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा बूढ़े ऊंट को पाकट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तेज गति से चलने वाला ऊंट, साथियों बताइएगा क्या होता है, तो ध्यान रखना तेज गति से चलने वाला जो ऊंट है वो जमीन करत कहलाता है। क्या कहलाता है, जमीन करत कहलाता है। एक एक बात को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। निकम्मा जो ऊंट है, निकम्मा ऊंट डगरा कहलाता है। क्या कहलाता है, डगरा। देखो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि बूढ़ा ऊंट पाकट है, तेज गति से चलने वाला जमीन करत है, और निकम्मा है वो क्या है, डगरा है। और बदशकल ऊंट है ना, इसको किस नाम से जानते हैं, तो रडबो कहलाता है। क्या कहलाता है, रडबो कहलाता है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो ऊंट के बारे में ही कितना अपने को कंटेंट है वो मिल रहा है जो हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तिरसल्या, ऊंट से संबंधित तिरसल्या नाम क्या है ना, तो याद रखिएगा तिरसल्या क्या है, ऐसा ऊंट जो 15 दिन, ठीक है, 15 दिन क्या रहे, बीमार रहे, और 15 दिन सही रहे, 15 दिन क्या रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे, उसे क्या कहते हैं, उसे तिरसल्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, तिरसल्या। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर ये ध्यान रखना इससे संबंधित एक रोग कौन सा, वो है तीवर्षा। कौन सा है, तीवर्षा। ठीक है, तिरसल्या तो 15-15 दिन वाला, और तीवर्षा जो है इसका रोग है, ठीक है, जिसे हम सड़ा रोग के नाम से या सर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीवर्षा, सड़ा, सर्रा इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या चीज, सर्रा नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, सर्रा नियंत्रण कार्यक्रम, ध्यान रखना कब चलाया गया, सर्रा नियंत्रण कार्यक्रम कब का है, तो ये बात भी ध्यान रखना, सर्रा नियंत्रण कार्यक्रम 2010-11 का है, 2010-11 का है। ये बात भी हमें अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उस्ता कला का संबंध ऊंट से ही रहता है ना, तो देखो क्या है, तो याद रखिएगा ऊंट की ये कहें चमड़ी पर, है ना, ऊंट की चमड़ी पर स्वर्ण कला, सोने की जो कला है वो क्या कहलाती है, उस्ता कला। ठीक है, भी हम बात करते हैं कि ऊंट की चमड़ी पर, बालों की पर क्या अलग अलग तरीके की आकृतियां वगैरह बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उस्ता कला। लेकिन सोने की कला है, ये स्वर्ण कला है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब ये चीज और ध्यान रखनी है, उस्ता कला को ही क्या बोला जाता है, मूणवती या मुन्नावती कला भी बोला जाता है, मूनवती या मुन्नावती कला भी बोला जाता है। बताओ, ये बात भी याद रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूनवती भी इसे बोला जाता है। और देखो है कहां की ये कला, ये भी ध्यान रखना, ये है बीकानेर की। क्या ये मूलतः बीकानेर की है क्या, तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा उस्ता कला मूलतः कहां की है, मूलतः ये कला थी पर्सिया की, पर्सिया ईरान की कला है। ठीक है, और पर्सिया ईरान से ये कला आती है लाहौर, कहां आती है, लाहौर। ठीक है, और ध्यान रखना लाहौर से ये आती है अपने बीकानेर, बीकानेर यानी कि राजस्थान में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि लाहौर से बीकानेर इसे कौन लेके आया, तो बीकानेर का शासक था राय सिंह। कौन था, राय सिंह राठौड़। तो राय सिंह राठौड़ इसे कहां लेके आए, बीकानेर लेके आए। ये बात क्लियर करनी है। और ये बात भी ध्यान रखना कि उस्ता कला का स्वर्ण काल, उस्ता कला का स्वर्ण काल किस शासक का समय माना जाता है, क्या राय सिंह का, तो नहीं। ध्यान रखना स्वर्ण काल जो है वो अनूप सिंह का समय माना जाता है। बीकानेर के शासक अनूप सिंह का समय उस्ता कला का क्या माना जाता है,
स्वर्ण काल है वो माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो और बातें हम बात करते हैं। क्या चीज ध्यान रखनी है, उस्ता कला के जो कलाकार थे, है ना, ध्यान रखिए, जिन्हें उस्ताद कहा जाता है ना, उसमें फेमस कौन कौन से हैं जिनकी हम बात करें तो ध्यान रखना, इसके कलाकार में एक नाम आता है हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता ये कलाकार है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा एक कलाकार रहते हैं, इसके बाद में हनीफ उस्ता, कौन से रहते हैं, हनीफ उस्ता रहते हैं, ये बात भी क्लियर करनी है। और एक कलाकार और ध्यान रखिएगा, इलाही बख्श, क्या नाम था उनका, इलाही बख्श, क्लियर। क्या विशेष बात है, तो इलाही बख्श के द्वारा क्या किया गया, गंगा सिंह का उस्ता चित्रण किया गया, गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया गया, उस्ता कला में चित्र बनाया गया, उस्ता कला में चित्र किसने बनाया, इलाही बख्श ने। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस बात पे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें उस्ता कला के बारे में आपको ध्यान रखनी है। उस्ता कला में यदि पूछा जाए पद्मश्री से सम्मानित कौन है तो हिसामुद्दीन उस्ता है ना, कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता है, क्लियर, ये बातें याद कीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं भी पानी को ठंडा रखने के लिए जिंक से बना हुआ बर्तन, है ना, बात करते हैं ना, बादला जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान रखना, पानी को ठंडा रखते हुए ऊंट की खाल से बना हुआ जो बर्तन होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना उसे हम कापी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कापी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद करना। फिर हम बात करेंगे ऊंट के बालों से बना हुआ वस्त्र, बालों का वस्त्र क्या कहलाता है, तो बाखला कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, बाखला कहलाता है, ठीक है, ये भी क्लियर करना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है ना, हर बात एग्जाम की दृष्टि से हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ऊंट के बालों की जो डिजाइन है ना, की जो कला है वो क्या थी, डिजाइन है जट कतराई है, क्या है, जट कतराई है। कई बार यहाँ को नहीं हुए कि गाँव में भी गाँव का जिशामाइत है ना, वे केक रहे कि कोई भी जटाबर कोई शहर जावे और वो यहाँ एक स्टाइल नु कटिंग कुटिंग करा गया जाए तो वे के बोले कि ओ कट्ठू जट कतरा गए हुए है ना, कट्ठू जट कतरा गए हुए, तो वो ये कहे कि यार किया ऊंट वाली तरह बालों का डिजाइन सा बना के ले, तो वो सिस्टम है, ठीक है। तो ऊंट के बालों की डिजाइन क्या कहलाती है, जट कतराई, तुलना कर दी उन्होंने, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो ऊंट के नवजात बच्चे को किस नाम से जाना जाता है, तो टोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टोडिया। ये कर्नल जेमस्टोन नहीं है, टोडिया बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में आती है नस्लें, ऊंट की ब्रीड्स के बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा याद नहीं, बस अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे देखो बीकानेरी जो नस्ल है वो इसी से संबंधित है ना। जैसलमेरी, जैसलमेरी ये नस्ल भी ऊंट की है, ठीक है। मारवाड़ी, मारवाड़ी ये नस्ल भी इसी की है। सिंधी ये नस्ल भी ऊंट की है ना। कच्छी यदि हम बात करें ये नस्ल भी क्या रहती है, ऊंट की नस्ल रहती है। अब देखो क्या सर ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, कोई ऐसी बताओ जो हमें पता नहीं हो। तो याद रखना साथियों, एक तो है केसपाल, कौन सी है, केसपाल, ये इंपॉर्टेंट है। और एक है साथियों गुर्रा, गुर्रा। और ये जो गुर्रा है ना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और पूछा गया कि गुर्रा किसकी नस्ल है, और पहला ऑप्शन था साथियों भैंस। क्या था, भैंस था, यानी कि PYQ है, PYQ है ना। तो देखो पढ़ा हुआ नहीं था तो ये सोचा गया कि यार मुर्रा होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई है ना, तो भैंस उत्तर किया गया। लेकिन ध्यान रखना मुर्रा भैंस की है और गुर्रा जो है ये किसकी रहती है, ऊंट की ब्रीड है वो रहती है, तो अच्छे से याद रखना। अब आप ये मत कह देना कि सर नाचना नहीं आई तो जैसलमेरी के अंतर्गत आ गई है ना।
गोमट वगैरह ये सारी इसके अंतर्गत आ चुकी है। ठीक, इतने सी बातें हैं वो हमें किसके बारे में याद रखनी है, ऊंट के बारे में। एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं और फिर हम आगे है वो बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ा, फटाफट से रिपीट करेंगे। राज्य पशु ऊंट है पालतू श्रेणी में, दर्जा मिला 2014 में, याद रखना कब, 2014 में। ठीक है, ऊंट वध रोक अधिनियम भी कब आया, 14 में आया। क्लियर, मुबारक महल टोंक में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, इस अधिनियम के तहत उस पर पाबंदी लगाई गई। बोटनिकल ड्रोमेडेरियस कैमेलस, रेगिस्तान का जहाज किसने कहा, टोड ने कहा। ध्यान रखना, सर्वाधिक ऊंट इंडिया में राजस्थान में, और राजस्थान में जेपी दादा, राजस्थान में जेपी दादा, याद रखना, जैसलमेर प्रतापगढ़। ठीक है, अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में स्थापना 1984 में। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। सुंदर नस्ल नाचना बोझा ढोने के लिए बीकानेरी, सवारी के लिए कौन सी रहती है, गोमट रहती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, ऊंटों के देवता पाबूजी है और ऊंटों की देवी अंता देवी है। कौन है, अंता देवी है, याद रखिएगा। आभूषण देखो, याद रखिएगा, गले का, गे से गले का गोरबंद, गले का गोरबंद, मैं से मुंह का मोरखा, गला गोरबंद मुंह मोरखा पूंछ परचनी, याद हो जाता है। देखो, गला गोरबंद, मुंह का मोरखा, पूंछ का परचनी, सेम है ना। ओके, नाक का गिरबान, नाक का गिरबान, याद रखना। पैरों का गोडिया, नाक का गिरबान, पैरों का गोडिया, है ना। पंजाबी में बोलते हैं ना गोडे, है ना, घुटनों को बोलते हैं, तो ध्यान रखना, पैरों का गोडिया, है ना, गोडिया घुटने पैरों का, याद रखिएगा कैसे ना कैसे करके। ओके, देखो, काठी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। काठी कुंची या पलान, और गद्दी मेलखुरी कहलाती है। ठीक है, बुढ़ा ऊंट पाकेट, तेज गति वालो जमीन करत, और निकम्मा डगरा है और बदशकल ऊंट रड़बो है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, तिरसल्या ऐसा ऊंट 15 दिन बीमार रहे, 15 दिन स्वस्थ रहे। रोग है सर्रा। उस्ता कला को मूनवती कला भी कहते हैं, बीकानेर की है। मूलतः पर्शिया की थी। राय सिंह राजस्थान में लेके आया। अनूप सिंह गोल्डन टाइम और गंगा सिंह का उसका चित्रण इलाही बख्श ने बनाया, याद रखिएगा। कापी क्या है, बर्तन है भैया। और ध्यान रखिएगा, ऊंट के बालों का वस्त्र बाखला कहलाता है, ये भी याद रखना। ऊंट के बालों की डिजाइन जतकतराई कहलाती है, और नवजात क्या कहलाता है, टोडिया कहलाता है, ये बात याद रखनी है। फिर ध्यान रखना, नस्लें ये सारी हैं। और एक बात अच्छी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कौन सी नस्ल है, सर्वाधिक कौन सी नस्ल के ऊंट मिलते हैं, तो बीकानेरी के। लगभग टोटल के 50% जो ऊंट हैं वो बीकानेरी के हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केसपाल और गुर्रा है वो भी इसकी ब्रीड्स है, वो रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, और अपने ऊंट के बाद में पढ़ते हैं हमारा राज्य गीत। ठीक है, राज्य गीत पूछा जाए कौन सा है, राज्य गीत पूछा जाए कौन सा है, तो बता दोगे। तो राज्य गीत जो है हमारा वो रहता है केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, केसरिया बालम हमारा क्या रहता है, राज्य गीत रहता है, सबको क्लियर है। अब देखिए इसको कंप्लीट करें, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। और यदि हमें पूछा जाए कि राजस्थान पर्यटन का वाक्य, तो हम बोलते हैं पधारो मारे देश। यानी कि इस पूरे यदि कहीं सेंटेंस में 2 पार्ट कर दिए जाए तो 2 आंसर आ जाते हैं इसमें से, है ना। भी केसरिया बालम हमारा गीत है, और गीत की पूरे सेंटेंस को पूरा किया तो पधारो मारे देश जो है पर्यटन का वाक्य भी रहता है, ये ध्यान रखना। चलो, सर्वप्रथम इसे किसने गाया, ये भी एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। केसरिया बालम को सर्वप्रथम गाया किसके द्वारा, तो मांगी बाई के द्वारा। और ये मांगी बाई कौन सी है, ध्यान रखना, उदयपुर वाली है, पाली वाली नहीं है, उदयपुर वाली। ठीक, याद रखना। सर्वाधिक बार किसने गाया, ये भी क्वेश्चन बनता है। केसरिया बालम को सर्वाधिक बार गाया, आप जिनके नाम से परिचित होंगे वो है अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई के द्वारा इसे सर्वाधिक बार क्या किया गया, गाया गया। देखो यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, यदि ये पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा, अल्लाह जिला बाई होगा। सर्वाधिक बार गाया कौन होगा, अल्लाह जिला बाई होगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक बार ये क्वेश्चन आया था, अल्लाह जिला बाई को ही क्या बोला जाता है,
मरु को किला बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मरु को किला बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्लाह जिलाबाई को ही क्या बोला जाता है? मरु को किला के नाम से जाना जाता है। और अपने को ये भी पता है कि अल्लाह जिलाबाई जो है यह 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित है ना, और 1900 यदि 82 में बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, पद्मश्री और राजस्थान रत्न दोनों ही इनको मिले हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखना। भी पद्मश्री मिला हुआ है ना, और राजस्थान रत्न मिला हुआ है, राजस्थान रत्न मिला हुआ है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो केसरिया बालम है ना, केसरिया बालम जो हमारा राज्य गीत है, इसकी शैली कौन सी है? गायकी की शैली कौन सी है? इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना, मांड शैली में गाया जाता है। कौन सी में? मांड गायकी की शैली है वो रहती है। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसके बारे में याद रखना है। बताओ, याद कर लोगे? याद हो जाएगा ना? देखो, बार बार दोहराएंगे ना तो हर एक चीज है वो हमारे अच्छे से क्या हो जाती है? याद हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमें बात करनी है राज्य नृत्य। ठीक है, एक एक बात को ध्यान रखना। राज्य नृत्य किसे कहा गया? घूमर को। किसे कहा जाता है? घूमर को। ठीक है, देखो ध्यान रखना, राजस्थान नृत्यों की आत्मा कहा जाता है इसे ना, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा के नाम से इसे ही जाना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना, लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों का सिरमौर, ये भी किसे कहा जाता है? तो घूमर को ही कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि एग्जाम की दृष्टि से बात करें, 3 स्टार बात करें, तो इसके प्रकार तो ध्यान रखिएगा, घूमर के जो प्रकार है ना, 3 प्रकार का होता है ये। कौन सा? तो ध्यान रखना, एक प्रकार तो है झुमरिया, ठीक है, एक प्रकार है लूर, और एक प्रकार है साथियों घूमर। ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्या भी, वो घूमर जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बालिकाएं जब करती है ना, बालिकाएं जब घूमर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? झुमरिया बोला जाता है। ठीक है, और जब ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रासिया जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं तो वो लूर होता है। और राजपूत महिलाएं, कौन सी महिलाएं? राजपूत महिलाओं के द्वारा नृत्य किया गया उसे क्या कहा गया? घूमर बोला गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि हमसे पूछा जाता है कि घूमर का प्रारंभ किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा इसका क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। मोस्टली इसका आयोजन जो किया जाता है किस अवसर पर? तो ध्यान रखना, गणगौर के अवसर पर। ये सारी लाइनें है ना साथियों, ये सारी की सारी जो है ना, ये एग्जाम में पूछी गई लाइनें हैं। ठीक है, एक और ध्यान रखना, जो अच्छे से हमें ध्यान रखना है, क्या चीज आपको ध्यान रखना है? गणगौर घूमर, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नृत्य में हम जिक्र कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये की थी संत रामपुर की महारानी, संत रामपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी के द्वारा।
ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को हमें क्लियर करते जाना है, याद करते जाना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हो गया लोक नृत्यों के अंतर्गत घूमर। फिर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य, है ना। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यदि पूछा जाए राज्य नृत्य घूमर है, शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो होगा कथक। ठीक है, देखो एक चीज आपको इसके बारे में हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। जैसे देखो दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है। और उत्तर भारत का कौन सा है, कथक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि कथक के घराने से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भी कथक का भारतीय घराना कौन सा है, भारत में कौन सा घराना है, तो आंसर रहता है लखनऊ। कौन सा रहता है, लखनऊ, है ना। और राजस्थान में कौन सा घराना रहता है, तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने भी पढ़ा होगा, वो कौन सा रहता है, वो रहता है जयपुर घराना। कौन सा रहता है, जयपुर घराना। इसको अच्छे से याद करना, है ना। और हमें ये भी पता है, हमसे पूछा जाता है भी कथक के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हम बात करते हैं बानूजी महाराज। किसे माना जाता है, बानूजी महाराज को माना जाता है। और विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार रहते हैं वो कौन से रहते हैं, तो आप सभी ने पढ़ रखा है, वो कौन रहते हैं, बिरजू महाराज। कौन से रहते हैं, बिरजू महाराज रहते हैं। ठीक है, तो बानूजी को तो जन्मदाता माना जाता है, और बिरजू महाराज जो है वो जो कथक के वो प्रसिद्ध कलाकार रहते हैं ना। तो प्रतीक चिन्हों में इन चीजों को एक एक को बात करते जाइएगा। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है राज्य खेल। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है ना, छोटी छोटी मोटी बातें हैं, शक्तिमान वाली, है ना। तो राज्य खेल कौन सा है बताइएगा, है ना। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है और गलत हो जाता है, और गलत हो जाता है ना, क्योंकि हम भाग के कभी हॉकी की तरफ भागते हैं, कभी ये बचते हैं ना। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य खेल यदि हमसे पूछा जाए तो वो रहेगा बास्केटबॉल। कौन सा रहेगा, बास्केट बॉल रहेगा। ठीक है, बास्केटबॉल रहेगा, ध्यान रखना, बास्केटबॉल रहेगा। ठीक है, क्लियर करना। फिर ये क्वेश्चन आता है कि इसे राज्य खेल का दर्जा कब मिला, तो इसे राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। खिलाड़ी, बास्केटबॉल में टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 5 होते हैं। जैसे अपने क्रिकेट में जिक्र करते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे बास्केटबॉल में 5 होते हैं, याद रखना। अकादमी कहां पे है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बास्केटबॉल अकादमी जो है वो जैसलमेर में है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बास्केटबॉल महिला अकादमी कहां पे है, तो ये ध्यान रखना, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में है, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में है, तो ये जयपुर में है। तो ये बातें जो है ना साथियों, ये हमें किसके बारे में ध्यान रखनी है, हमारे राज्य खेल बास्केटबॉल के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र, है ना। तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है अलगोजा। क्या है, अलगोजा है, याद रह जाएगा। चलो देखो क्या बातें याद करेंगे, किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर कौन से होते हैं, पढ़े थे ना अपनों ने एक ही क्लास में 30 मिनट में सभी वाद्य यंत्र की श्रेणियां वगैरह याद की थी, है ना। तो सुशीर फूंक मारकर जिनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो कौन से होते हैं, सुशीर होते हैं। ठीक, चलो किनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो हमने बात किया था कि ये भील व काल बेलियों का प्रमुख वाद्य है, काल बेलियों का प्रमुख वाद्य है। ठीक है, का प्रमुख वाद्य है, ये बात की थी। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट यदि हमसे पूछा जाए, सुशीर है, भील और कालबेलियो, इसके प्रमुख कलाकार पूछे जाए तो कौन है ना, प्रमुख वादक पूछे जाए, वादक,
तो ध्यान रखना इसके वादक रहते हैं रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी, जयपुर से संबंधित है ये। रामनाथ चौधरी जो है अलगोजा वादक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी हमसे पहले पूछा गया है। ठीक है, रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? तो अलगोजा वादक से। चलिए नेक्स्ट, राज्य कवि किन्हें कहा जाता है? तो राज्य कवि की संज्ञा जो है ना वो साथियों दी जाती है सूर्यमल मिश्रण को। किसे दी जाती है? सूर्यमल मिश्रण को दी जाती है। ओके, देखो सूर्यमल मिश्रण राज्य कवि, ध्यान रखना किनका दरबारी कवि था, ये बात आती है। दरबारी कवि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये थे राम सिंह के दरबारी थे। ठीक है, और राम सिंह है ना ये कहां का शासक था, ये बात भी आती है। तो राम सिंह ये थे बूंदी के शासक। कहां के थे? बूंदी के शासक। उनके ये दरबारी थे, उनके ये दरबारी रहते हैं। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना। अब इनकी जो दो रचनाएं हैं, ठीक है, कौन सी, जिनके बारे में क्वेश्चन आता रहता है, रचनाएं। तो एक तो आपने नाम सुना होगा वंश भास्कर, वंश भास्कर, ठीक है, और एक रहती है वीर सतसई। वीर सतसई देखो हमने पढ़ी है, जैसे राम रजाट और वो, लेकिन फेमस जो दो रचनाएं है ना अच्छे से ध्यान रखनी, कौन कौन सी? वंश भास्कर और वीर सतसई। ठीक है, ये आप अच्छे से क्लियर करना। एक लास्ट बात आज के सेशन की है ना, एक आपने नाम सुना होगा सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी संस्था के द्वारा? तो ध्यान रखना राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी। ठीक है, संस्कृत जो अकादमी है ना, अकादमी है, इसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है, सर्वोच्च जो पुरस्कार है ना वो कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं उनको कंप्लीट किया। बहुत सी छोटी छोटी बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को अपनों ने कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूं आपने कंटेंट को, सेशन को एंजॉय किया होगा। तो आज के सेशन में इतना सा साथियों, आप सभी से ये निवेदन कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और उनके कैरियर निर्माण में अपनी भूमिका अदा कीजिए। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद।